हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे बहुल आवेशों के बीच बल, यानी हमने ये देखा था कि किस प्रकार से अगर एक सिस्टम में, एक निकाय में जो है दो से अधिक आवेश होते हैं, तो जो आपके अधिक आवेश हैं, यानी जो बहुत सारे आवेश वहां मौजूद हैं, उनके कारण किसी एक आवेश पर बल क्या होगा, किस तरीके से आप जो है टोटल बल या कुल बल जो है आपका उसको डिफाइन करेंगे, ये हमने जाना था। हमने ये देखा था किसी एक आवेश पर लगने वाले बहुल आवेशों के कारण जो बल होगा वो क्या होगा, वो सदिश योग होगा सारे जो है आपके जो चार्जेस हैं उनके द्वारा लगाए गए बल। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे कि किस तरीके से ये। अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश है Q। अब इस आवेश को हमने कहाँ रखा है, एक आपका जो है कार्टेशियन प्लेन है उसमें रखा है, एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में रखा गया है। अब यहाँ पर ओरिजिन से इसकी जो दूरी है वो हम आर नॉट ले रहे हैं। ठीक है, आर नॉट इसकी क्या है, दूरी है। इसके बाद और आवेश यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी आवेश कौन कौन से हैं, Q1 Q2 Q3। ठीक है, इन्हें लाया गया और इन्हें यहाँ पे रखा। Q1 जो है वो ओरिजिन से जो है R1 वेक्टर की दूरी पर है, Q2 जो है वो R2 दूरी पर है, Q3 जो है वो आपकी क्या है, R3 दूरी पर यहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके से जो आवेश है वो इस तरीके से यहाँ पे रखे। अब हमें यहाँ गणना करनी है कि Q0 आवेश पर कितना बल लगता है, यानी इन तीन आवेश के कारण Q0 जो आवेश है उस पर बल की मात्रा क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी हम बात। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मान लें Q0 Q1 Q2 Q3 बिंदु आवेश है। Q0 की O से दूरी R1 है, सॉरी R0 है। Q1 की R2, सॉरी Q1 की R1, Q2 की R2 तथा Q3 की दूरी R3। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया। अब हम बात करेंगे Q0 पर लगने वाले बल की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास Q0 है तो Q0 पर Q1 के कारण कितना बल लगेगा। तो हम मान लेते हैं, मान लें Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F01 है। इसी तरह से F02 Q0 पर Q2 के कारण
लगने वाला बल है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जैसे ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट पर Q1 के कारण बल लगा, ठीक है, इधर की तरफ, जिसे आपने क्या नाम दिया है, F01 या F0। इसी तरीके से Q2 के कारण Q0 पे जो बल लगा है वो कितना है आपका F02। ठीक है, इसी तरीके से ये जो Q3 है, Q3 के कारण भी Q0 पे बल लगेगा, कितना होगा F03। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होगा, F03 जो होगा वो क्या होगा, Q0 पर Q3 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये निकाय है, ये हमारे पास जो ये सिस्टम है, इस पर हमने क्या माना, हमने माना कि हमारे पास Q0 आवेश है। अब इस सिस्टम पे आपके पास और आवेश है Q1, Q2, Q3, इनके कारण क्या लग रहा है, इस Q0 पे बल लग रहा है, जिसे हमने F01, F02, F03 नाम दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे इसे नाम दिया। ठीक है, नोट करेंगे इसे। GIC DD हार्ट, बेटा आप लोग कौन से मीडियम में अपने आंसर्स लिखते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में? आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में? अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं आप? ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर point charges Q1, Q2, Q0, Q1, Q2 and Q3 placed at a distance of R0, R1, R2 and R3 from the origin O। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका सिस्टम है उसमें Q0, Q1, Q2 और Q3 चार्जेस है, जो कि ओरिजिन से R0, R1, R2, R3 डिस्टेंस पे रखे। ठीक है, ये इसका क्या है, डिस्टेंस है। अब यही जो आपका हिंदी में लिखा गया, इसी को इंग्लिश में लिख रही हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आप लिखेंगे हेयर F01 क्या है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि F01 जो क्या है, फोर्स है, बल है, जो कि Q1 के कारण लग रहा है। Q1 जो चार्ज है उसके कारण किस पे लग रहा है, आपके Q0 आवेश पर, यानी Q0 चार्ज पे लग रहा है। इसी तरीके से F02 क्या है, फोर्स है। ठीक है, फोर्स किस में है, फोर्स ऑन Q0, Q0 पे, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, Q0 पे Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो है आपका F02। इसी तरीके से जो है F03 क्या है, F03 भी फोर्स है, बल है, जो कि किसमें लग रहा है, Q0 पे लग रहा है, और किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू चार्ज Q3। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हमने दिया गया है, साथ साथ नोट करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम कूलम का नियम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यानी कूलम के नियमानुसार। ठीक है, कूलम के नियमानुसार। ठीक है,
कूलम का नियम क्या बताता है? फोर्स को, बल को, यानी दो आवेश के बीच में जो बल लग रहा है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे अगर हम बल की बात करेंगे, F01 बल की बात कर लेते हैं, तो कूलम के नियम के अनुसार क्या है आपका F01 बल को आप कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, जीआईसी डीडी हार्ट को एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी डीडी हार्ट, हाँ जी बेटा, आप ये बताइए कि कूलम का लॉ क्या कहता है, आपका फॉर्मूला क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम साक्षी। हाँ जी साक्षी बेटा, बताइए कि जो कूलम का लॉ है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब कूलम का लॉ क्या कहता है मैथमेटिकली, आप बताइए। मैम जब दो पॉइंट Q1 और Q2 आपस में जैसे जो प्लस होंगे, जैसे जो सेम होंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट होंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, मतलब प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे और प्लस प्लस रिपेल करेंगे। ठीक है, पर मैं आपसे यहाँ पे कूलम लॉ के बारे में पूछ रही हूँ। कूलम्स लॉ पढ़ते हैं ना, कूलम्स लॉ, कूलम का नियम जो होता है। अच्छा आप ये बताइए कि जो कूलम्स लॉ है वो कैसे पार्टिकल्स में लगता है? क्या वो आपके जो है बड़े बल्क जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें लगता है, बड़े पिंडों में लगता है, या फिर चार्ज पार्टिकल्स में लगता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम संगीता। ठीक है संगीता बेटा, आप बताइए। मैम जो 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, हाँ जी, हाँ, उनके बीच में उनमें जो लगता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगता है, हाँ उनका जी, मैग्नीट्यूड जो होता है वो फोर्स, उन पे लगने वाले फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। जो आपके चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि चार्ज पार्टिकल्स में लगता है, ठीक है बेटा। तो फोर्स क्या होता है यहाँ पे, कूलम का जो लॉ होता है वो क्या कहता है? कूलम का जो लॉ है वो पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि बेसिकली आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो कूलम का लॉ है, ये जो कूलम का नियम है, वो किस में लगता है? चार्जेस पे, ठीक है, जो आपके आवेश होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं, जैसे आपके पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जाता है कि जब भी कोई दो आपके जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, जो बिंदु आवेश होते हैं, उन्हें कुछ दूरी पे रखा जाता है, तो वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं। आप जनरली भी आपको पता है कि जब दो आपके पास चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आपको अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं जिनको कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगा। अब ये जो फोर्स ये दोनों लगाते हैं, वो क्या होता है, वो इन दोनों जो ये आवेश हैं, जो ये आपके चार्जेस हैं, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जो उनका मैग्नीट्यूड होता है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली Q1 और Q2 जो चार्ज है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों के बीच की जो दूरी है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है? R है, तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो कूलम का नियम क्या कहता है? ये इसी तरीके से आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। उसमें आप क्या कहते हो? उसमें भी आप फोर्स की बात करते हो, पर वहां पे आप बल्क पार्टिकल की बात करते हो, जैसे आपके जो पिंड होते हैं। तो उसमें भी आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस की दूरी, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वैसे ही उसी तरीके का है ये, पर यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स होता है वो आपकी चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वहां पे हम मास की बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्मूले को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है F जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाते हैं, K रखते हैं, K की वैल्यू, K क्या है? कांस्टेंट है, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो आपका फॉर्मूला आता है, या आप मैथमेटिकली
जब भी आप कूलम लॉ को लिखते हैं तो लिखते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आप मैथमेटिकली कूलम्स के लॉ को लिख, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम का नियम है, वो बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। यहाँ पे हम बल्क ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते, ये बल्क ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगता है। आपके पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गए, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गए, उनके बीच में लगता है, ठीक है। और ये किसे डिफाइन करता है? फोर्स को, ठीक है। और इसका जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है। और अगर हम इसे सेपरेटली देखें तो जो फोर्स होता है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आवेश का जो परिमाण है उनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपातिक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? जो उनके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आया कूलम्स लॉ? जीआईसी डीडी हाथ, अगर आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। बस आपको क्या रखना है, इस फॉर्मूले का याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथमेटिकली आपका तो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि अब कूलम के अनुसार, यानी कूलम का जो नियम है उसके अनुसार जो आपका फोर्स होगा F01, इसे आप कैसे लिखेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 या Q0 लिख लीजिए, या Q1 Q0 लिख लीजिए, अपॉन, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगी? इसकी डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, यानी आपके Q0 और Q1 के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे आएगी। तो हम क्या लेंगे डिस्टेंस? R10, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे R10, यानी R1 से नॉट के बीच की, ठीक है, R10, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा? दूरी R10 का स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या आ जाएगा आपका? यूनिट वेक्टर R10 क्या, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये हमने वेक्टर्स, जो वेक्टर की फॉर्म में से पढ़ा था आपके कूलम के लॉ को, उसमें हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? अभी मैंने क्या बताया आपको? अभी मैंने आपको ये बताया कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिखा गया है R10, ये क्या दिखा रहा है? ये आपकी जो डिस्टेंस है उसके मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे R10 क्या क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। जब भी आपने पढ़ा होगा, जब भी आप बात करते हैं किसी वेक्टर की, जैसे आपके पास वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को आप कैसे लिखते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन ए क्या, या आप सिंपली से ए भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, ए क्या, ठीक है, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे ए कैप क्या दर्शाता है? डायरेक्शन को, यूनिट डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे R10 कैप क्या दर्शा रहा है? डायरेक्शन, दिशा क्या है? फोर्स, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन बन जाए। ये आपका वेक्टर फॉर्म में कूलम्स, और ये हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। पिछले लेक्चर में, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से कूलम का जो लॉ है उसे वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे दर्शा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं F02, यानी ये कौन सा फोर्स है? Q0 पे जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, किसके कारण? Q2 के कारण। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 लिख दीजिए अपॉन R20 का स्क्वायर, और R20 क्या, ठीक है। ये भी आपका वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा हो गया। इसी तरीके से F03 के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन
R3 नॉट का स्क्वायर R3 नॉट क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स जो भी आपका Q नॉट पे जो भी बल लग रहा है इंडिविजुअली हमने निकाला, R1 के कारण, सॉरी Q1 के कारण, Q2 के कारण और Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है। जो फोर्स लग रहा है वो इतना इतना लग रहा है। अभी हम सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल की ओर चलते हैं, ठीक है। हम कहाँ चलेंगे, सुपरपोजिशन या अध्यारोपण के सिद्धांत की तरफ। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे आपका अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगता है, क्योंकि क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी सिस्टम, किसी निकाय पे जो है बिंदु आवेश, ठीक है, कितने दो से अधिक बिंदु आवेश हैं, तो उनमें से अगर हम एक बिंदु आवेश Q नॉट की अगर हम बात करें, उस पर जो बल लगेगा, जो कुल बल लगेगा, वो सारे बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के सम यानी योग के बराबर होगा, यानी वेक्टर सम के बराबर। तो यहाँ पर जो आपका टोटल फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम टोटल फोर्स की बात करें या F की बात करें, तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ठीक है, जो Q नॉट पर बल लगेगा, फोर्स लगेगा, उसे हम F से डिनोट कर लेते हैं। F बराबर हो जाएगा F01, F0 ले लीजिए, प्लस F02 प्लस F03, ठीक है। ये आपका अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है। इसे आप मान लीजिए समीकरण 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सारी जो हमने यहाँ पे इक्वेशंस लिखी सब रख देंगे, F01, F02, F03 की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास जो फोर्स आएगा, तो पहला हम रखेंगे आपका F01, क्या आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन R1 नॉट का स्क्वायर R1 नॉट क्या, प्लस दूसरा आपका कौन सा है F, ये आपका F01 था, F0, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर R2 नॉट क्या, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन Q नॉट Q3 अपॉन R3 नॉट का स्क्वायर R3 नॉट। अब इसी को अगर हम बात करें, यहाँ पे तो हमने 3 आवेश की बात करी, इसी तरीके से आपके सिस्टम में अगर n आवेश हो, n चार्जेस हो, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर n चार्जेस, क्या आएगा आपका, n आवेशों के लिए जो आपका फोर्स आ जाएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन R1 नॉट स्क्वायर R1 नॉट कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 अपॉन R2 नॉट स्क्वायर R2 नॉट का कैप प्लस साथ साथ लिखते रहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 अपॉन R3 नॉट का स्क्वायर R3 नॉट कैप, ठीक है। और कहां तक चल जाएगा आपका इस तरीके से, अप टू n, यानी जो आपकी लास्ट टर्म होगी, ठीक है, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn अपॉन Rn नॉट का स्क्वायर
आर एन नॉट। ठीक है, ये हमने किसके लिए लिया, एन चार्जेस के लिए लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम 1/4πε0, आप देख सकते हैं सब में है, इसे कॉमन ले लो। ठीक है, आप इसे कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, F0 बराबर 1/4πε0, ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा Q0 Q1 अपॉन R1 नॉट स्क्वायर R1 नॉट कैप प्लस Q0 Q2 अपॉन R2 नॉट स्क्वायर R2 नॉट कैप प्लस Q0 Q3 अपॉन R3 नॉट स्क्वायर R3 नॉट कैप प्लस, इस तरीके से चलता रहेगा। लास्ट टर्म आपकी क्या आएगी, जो आखिरी टर्म होगी वो होगी आर नॉट आर एन अपॉन आर एन नॉट का स्क्वायर आर एन नॉट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1/4πε0 को कॉमन। ठीक है, अब हम इसे क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे इस टर्म को, तो आपके पास जाएगा F0 इक्वल्स टू 1/4πε0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, I हमने लिया 1 से लेके n तक, तो यहाँ जाएगा Q0 QI अपॉन आर आई नॉट का स्क्वायर आर आई नॉट क्या। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पूरा कंबाइन कर दिया और समेशन के फॉर्म में आपका इस तरीके से आ जाएगा, समेशन I इक्वल्स टू 1 to n Q0 QI, ये I है, हाँ ये आपका I है, I अपॉन आर आई नॉट का स्क्वायर आर आई नॉट क्या। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन आ, ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि किसी एक सिस्टम या निकाय में अगर आपके पास 2 से अधिक आवेश हैं तो किसी एक बिंदु आवेश पर टोटल जो चार्ज होगा, जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स या कुल बल जो लगेगा वो कितना होगा, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसको हमने मैथमेटिकली देख लिया है, तो इस तरीके से आपका ये होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।